हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज प्रोनाउन के प्रकार हम पढ़ रहे थे तो उसी के क्रम में आगे पढ़ते हैं। तो इसके पहले हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। ये रेन एंड मार्टिन बुक से इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कराया जा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप वीडियोज़ नहीं देखें पीछे तो वो सीरीज़ भी आप प्लेलिस्ट में जाइए, रेन एंड मार्टिन ग्रामर के नाम से है, आप उसको देख लीजिए। क्योंकि ये किताब जो है हाई स्कूल इंटर बीए मतलब कंपटीशन में भी आती है। इसके अलावा टेट, सुपर टेट, टीजीटी सभी में काम देगा, तो इसलिए स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों काम देगा। तो आप सारी वीडियोज़ जो है रेन एंड मार्टिन नाम से प्लेलिस्ट है ग्रामर के, देख लीजिए। तो संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। फिर इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये सब हम देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखते हैं, इसका काम ही क्या है? संकेत करना। ठीक, तो दिस आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब तो इसी में आते हैं। नज़दीक की वस्तु के लिए एक वचन हो तो दिस लगेगा, और नज़दीक की वस्तु के लिए बहुवचन हो तो दिस लगेगा। एक वचन के लिए दूर की वस्तु हो तो दैट लगेगा, बहुवचन के लिए दोज लगेगा। ये सब आप जानते होंगे। तो वही सब एग्जाम्पल है, देखते हैं इसमें। दिस, दैट, दिस, दोज, सच, ये सभी आते हैं इसमें। एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, यह एक उपहार है। फ्रॉम माई अंकल, मेरे अंकल से प्राप्त, यह उपहार मेरे अंकल से प्राप्त हुआ है। तो इसमें दिस का संकेत किसकी तरफ है? प्रेजेंट, उपहार की तरफ। ध्यान दीजिए, ये सब जानते रहेंगे तो आपको एडजेक्टिव में भी काम देगा। क्योंकि दिस के बाद तुरंत बाद अगर दिस प्रेजेंट एक साथ आ जाता तो यही दिस एडजेक्टिव हो जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। इसलिए प्रोनाउन अच्छे समझेंगे तो एडजेक्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ सर्वनाम और एडजेक्टिव दोनों में वही चीज़ आएगा। तो इतना जान लीजिए कि एडजेक्टिव रहेगा तो उसके तुरंत बाद नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा तो उसके तुरंत बाद नाउन नहीं रहेगा। यही इतना अंतर है। अब देखिए दूसरा, दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूज माने बहाना होगा यहाँ, ये केवल बहाने हैं, मेरे मिस केवल। तो ये दीज का प्रयोग किसके लिए था? एक्सक्यूजेज की तरफ हुआ है। बोथ कार्स आर गुड, दोनों कार्य अच्छे, बट दिस इज बेटर देन दैट। दिस माने यह, इज बेटर अधिक अच्छी है, देन दैट माने उससे। तो अब यहाँ दिस, दैट दोनों प्रोनाउन हैं। मुंबई मैंगोज मतलब मुंबई के आम, आर बेटर देन दोज ऑफ बंगलोर, बंगलोर से अधिक अच्छे होते हैं। बंगलोर से मतलब बंगलोर के आम से अधिक अच्छे होते हैं। ठीक है। मेक हेस्ट, जल्दी करो, दैट्स अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का होता है। अब यहाँ देखिए दैट का मतलब क्या? वन हु मेक्स हेस्ट, वह जो जल्दी करता है वो अच्छा लड़का होता है। देर इज नो पीरियड इन द एंसेंट इंडियन हिस्ट्री सो ग्लोरियस एज दैट ऑफ गुप्ताज। मतलब भारत के इतिहास में कोई भी पीरियड, कोई भी समय ठीक है, नॉट मतलब सो ग्लोरियस, नो सो ग्लोरियस, उतना अच्छा नहीं है एज दैट ऑफ गुप्ता, जितना कि गुप्ता का पीरियड मतलब गुप्त वंश का पीरियड। डोंट राइट एज द गुप्ताज, यहाँ एज के बाद द गुप्ताज कर देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि दैट आप लगाना पड़ेगा। इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि पीरियड की तुलना कर रहे हैं, ठीक है, ना कि व्यक्तियों की तुलना कर रहे हैं। इसीलिए दो दैट ऑफ मतलब देखिए, दैट ऑफ मतलब जो गुप्ता का पीरियड है, गुप्त वंश का पीरियड है, उससे जो है उससे दैट ऑफ मतलब होता है। माई व्यूज आर क्वाइट इन अकॉर्डेंस विथ दोज ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, मेरे विचार जो है आर क्वाइट बिल्कुल वैसे हैं, इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार, उसके अनुसार है, दोज ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन, जो यूनिवर्सिटी कमीशन का है उससे। तो दोज ऑफ मतलब जो यहाँ बहुवचन है व्यूज के लिए लगा है, तो ये प्रोनाउन है, जो है उससे मतलब जो यूनिवर्सिटी कमीशन का उससे। अब यहाँ आई मे हैव ऑफेंडेड बट सच वाज नॉट माई इंटेंशन। ठीक है, आई मे हैव ऑफेंडेड, मुझसे ऑफेंड मतलब नाराज़गी हो सकती है, बट सच वाज नॉट माई इंटेंशन, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं था। ऐसा मतलब वही नाराज़ करने का। तो ये भी आपका, तो सच का प्रयोग इंटेंशन की तरफ संकेत कर रहा है, तो ये भी आपका प्रोनाउन ही है। ठीक, संकेतवाचक सर्वनाम इस तरह से ये सभी हैं। देखते हैं आगे कुछ और जानकारी पढ़ देते हैं। देखा जाए तिरछे लिखे शब्दों के द्वारा प्रयुक्त सर्वनाम उन वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं जिसके विषय में ये सूचना देते हैं। यहाँ तिरछे जो भी लिखे गए हैं देखिए वाक्य में, ठीक है, तो जो ब्लैक से हैं वो सभी प्रोनाउन हैं, ठीक है, वो सभी प्रोनाउन हैं, संकेत ही कर रहे हैं आने वाले नाउन के लिए। हाँ, तो अतः इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये नाउन की तरफ संकेत करते हैं, इसलिए संकेतवाचक सर्वनाम
कहते हैं, ठीक है। लैटिन शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव का अर्थ है स्पष्ट रूप से प्रकट करना। दिस दैट आदि संज्ञा के पहले आते हैं, इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जगह बताए थे अभी ना, दिस दैट, देखिए दिस बुक, दैट पेन, तो संज्ञा से तुरंत पहले आएंगे तो इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, जो कि हम एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़े हैं। और अगर इनके तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन कहलाएंगे। दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं को कहने के लिए, शरीर या विचार या शरीर के निकट की वस्तुओं के लिए होता है। दैट का प्रयोग दूर अथवा बहुत दूर की वस्तुओं के लिए होता है। दिस इज बेटर दैन दैट, यह अधिक अच्छा है, दैन दैट माने उससे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आगे देखते हैं दैट और इसके बहुवचन दोज का प्रयोग पहले आई हुई संज्ञा की पुनरावृत्ति को बचाने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ ठीक है, द बेल्जियम, तो बेल्जियम का जो है जलवायु जो है बेल्जियम का, इज लाइक दैट ऑफ पुणे, ठीक वैसे ही जैसे पुणे की है। इज लाइक पुणे कह दोगे तो यहाँ देखिए बेल्जियम की तो है तुलना पुणे से हो जाएगी। यहाँ क्लाइमेट ऑफ के लिए जो है दैट ऑफ लगा है, क्योंकि जलवायु की तुलना है इसलिए दैट ऑफ लगा दिया गया है। दूसरे में देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी, सिटी की गलियाँ जो हैं आर वर्स, ठीक है, वर्स माने अधिक खराब हैं, किससे, दैन दोज ऑफ अहमदाबाद, जो अहमदाबाद की, इस सिटी की गलियाँ अहमदाबाद की गलियों से अधिक खराब हैं। तो ये कॉमन एरर में भी आ जाता है। जैसे अगर दोज ऑफ यहाँ नहीं लगाएं तो वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे द स्ट्रीट्स ऑफ दिस, इस सिटी की गलियाँ, गलियों की तुलना हो रही है, तो यहाँ अगर दैन के बाद तुरंत अहमदाबाद कहेंगे तो गली की तुलना अहमदाबाद से हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तुलना हमेशा एक ही व्यक्ति या वस्तु में करनी चाहिए, इसलिए यहाँ दो जाप लगेगा स्ट्रीट्स ऑफ के नाते। और सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ एनिमीज, तो ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे सैनिकों के पास बेटर ड्रिल्ड, अधिक अच्छा अभ्यास था, देन दोज ऑफ एनिमीज, जो अभ्यास जो है शत्रुओं के पास था उनसे। तो यहाँ ड्रिल्ड के लिए जो है दोज ऑफ लगा है, दोज ऑफ एनिमीज, ठीक है, तो सैनिकों के अभ्यास के लिए लगा है द रिवर्स ऑफ अफ्रीका आर लार्जर देन दोज ऑफ, ठीक है, तो ये दोज ऑफ यहाँ क्यों लगा, रिवर्स ऑफ अमेरिका की नदियों की तुलना यूरोप की नदियों से की गई, इसलिए बार बार नदियाँ नहीं लिखा गया, दोज ऑफ लिखा गया। जब पहले आए हुए दो वस्तुओं की ओर संकेत किया जाए तो दिस का प्रयोग अंत में कही हुई वस्तु के लिए, दैट का प्रयोग पहले कही हुई वस्तु के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे द वर्चू एंड वाइस ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस, दिस का मतलब क्या है, देखिए वर्चू एंड वाइस की देखिए तुलना की जा रहा है, जो बाद में दिस आया है तो ये वाइस के लिए आएगा, ठीक है। दिस लीड्स टू मिजरी, दैट का मतलब जो पहले वाला वर्चू, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्चू एंड वाइस लिख दिया गया तो बाद में लिखेंगे तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इधर से लास्ट सेंटेंस है तो इधर वाइस ही पहले पड़ेगा, तो दिस नज़दीक यही पड़ रहा है, फिर दैट जो है ये दूर पड़ जाएगा, तो इसलिए जो है इसको हम बाद वाला दैट का प्रयोग जो है पहले वाले के लिए करते हैं। आई होप समझ गए होंगे। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ दिए गए, अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजरियस, दिस परहैप्स लेस दैन दैट, दिस का मतलब यहाँ क्या है, टोबैको के लिए लगा है, और दैट किसके लिए लगेगा, अल्कोहल के लिए लगेगा। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वन, देखिए वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, व्यक्ति मुश्किल से ही जानता है कि क्या करें, तो वन का मतलब व्यक्ति, अब पता नहीं कौन सा व्यक्ति है, किसी का नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है, संख्या स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए वन लगा देते हैं। जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, तो वन, जैसे समवन माने कोई व्यक्ति, जहाँ भी वन आ जाएगा वो किसी क्लियर को नहीं बताता है। बॉडी भी, जैसे सम बॉडी, कोई व्यक्ति, ये भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का की ओर इशारा नहीं करता, निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताता नहीं है, इसलिए ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वन डज नॉट लाइक टू से सो, व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहता है, बट इट इज़ ओनली टू ट्रू, लेकिन यह भी सत्य है। अब यहाँ क्या है, सभी वन का मतलब यहाँ व्यक्ति होगा, और नन माने कोई नहीं, नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, उसकी कोई कविताएं अच्छे ढंग से नहीं जानी जाती हैं, या वेल नोन में अच्छे ढंग से जानी जानी यानी प्रसिद्ध होना, उसकी कोई कविताएं प्रसिद्ध नहीं। तो यहाँ नन माने कोई नहीं, तो अब ये पता ही नहीं कौन कौन है, तो ये सब इनडिफिनिट हैं। ऑल वर ड्राउंड, सभी डूब गए, सभी में पता नहीं कौन कौन डूबे, तो यह निश्चयवाचक है सर्वनाम ऑल, क्योंकि नाउन के बदले ही लगा है लोगों के लिए, लेकिन ठीक है क्लियर नहीं है, निश्चित नहीं है कौन कौन व्यक्ति। सम से, कुछ कहते हैं ही इस तौर पर, अब कुछ कहते हैं पता नहीं कौन कौन कहता है। फ्यू स्केप्ड अनहर्ट, कुछ चोट खाए, फ्यू माने भी कुछ होता है, स्केप्ड अनहर्ट, अनहर्ट माने बिना चोट खाए, कुछ बिना चोट खाए बच गए, कोई दुर्घटना हुई कुछ लोग बिना चोट खाए बच गए, तो पता नहीं कौन कौन बचे, क्लियर ही नहीं है। ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं।
अब देखिए यहाँ मेनी भी है, मेनी ऑफ देम वर गुरु, ठीक है, गुरखाज, उनमें से कई गुरखाज थे। अब उनमें से कई पता नहीं कौन कौन, इस तरह से मेनी के बाद ऑफ लगा है, तो अगर मेनी के बाद तुरंत नाउन आता तो ये एडजेक्टिव भी हो जाते हैं, मेनी बॉयज जैसे कई लड़के। तिरछे छपे शब्दों में व्यक्तियों वस्तुओं को सूचित करते हैं, विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, ये इस कारण इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें अधिकांश का प्रयोग विशेषण की भांति भी हो सकता है। विशेषण की भांति मतलब इनके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा तो ये विशेषण हो जाएंगे। जैसे देखिए वन डे, एक दिन, वन माने वहाँ व्यक्ति था, यहाँ वन डे माने वन विशेष एक दिन, दिन की विशेषता बतला रहा है, तो ये एक दिन संख्या बता रहा है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, संख्यावाचक विशेषण। एनी फुल, कोई मूर्ख, अब यहाँ नाउन्स पहले यानी लग गए, फिर क्या हो गया एडजेक्टिव। फ्यू वर्स, यहाँ देखिए फ्यू माने कुछ, नाउन्स पहले लग गया, एडजेक्टिव हो गया। कुछ शब्द, सम मिल्क, कुछ दूध या थोड़ा दूध, तो नाउन्स पहले आ गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया। एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, ईच आदि शब्दों को सूचित करने के लिए प्रसंग के अनुसार ही सी शब्द प्रयुक्त होता है। तो एनीबॉडी, एनीवन ये सब आएगा तो इनके लिए प्रोनाउन, लड़की है तो हर, नहीं तो हिज लगेगा। जबकि देखिए वन के साथ आपको ध्यान देना है, परीक्षा में आता है वन के साथ कहीं भी हिज नहीं लगेगा, वन से ही लगेगा, अपना के अंग्रेजी। तो ये परीक्षा में हिज लगा के दे देगा तो आपको सुधारना पड़ता है। चलिए देखते हैं आगे फिर। यह देखिए कि आज अधिक औपचारिक अंग्रेजी में प्रयुक्त होने के स्थान पर सामान्य रूप से में बहुवचन सर्वनाम देम, देयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर, तो वैसे ही लगता है इनके साथ। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल कहाँ देयर भी लगा सकते हैं। जैसे बताया गया कि एवरीबॉडी, एवरीवन, इन सभी के साथ हिम या हर ही हिज या हर ही लगाते हैं, लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में जो है कुछ लोग जो है दिम का प्रयोग भी करने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एनीबॉडी कैन डू इट इफ़ दे ट्राई, कोई भी व्यक्ति से कर सकता है यदि वे प्रयास करते हैं। ईच ऑफ देम हैड देयर शेयर, उनमें से प्रत्येक का अपना क्या था, हिस्सा था। तो ये जो है आज अधिक औपचारिक अंग्रेजी में प्रयुक्त होने के स्थान पर सामान्य रूप में बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, नहीं तो फिलहाल इसके साथ एक वचन का ही प्रयोग किया जाता था। तो आजकल जो है बहुवचन का भी प्रोनाउन इनके साथ लगने लगा, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। विभाग सूचक सर्वनाम, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज, विभाग सूचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इतना जान लीजिए, विभाग सूचक सर्वनाम में जो है केवल विभाग मतलब पूरे विभाग में से जो है प्रत्येक को सूचित किया जाता है। ठीक, तो जैसे एग्जाम प्रत्येक मतलब से हर एक को सूचित किया जाता है, तो लगेगा तो इसके साथ एक वचन का ही वर्ब, लेकिन प्रत्येक को सूचित किया जाएगा वो भी अलग अलग। तो देखते हैं एग्जाम्पल, फिर अभी आपको समझ में पूरा आ जाएगा। इसकी परिभाषा है कि जिस प्रोनाउन से जो है वाक्य में सूचित किए गए व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक को बताया जाता है, प्रत्येक को सूचित किया जाता है, उसे हम विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ विद्वान इसको प्रत्येकवाचक सर्वनाम भी कहना पसंद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज, लड़कों में से प्रत्येक को जो है पुरस्कार मिलता है। अब यहाँ ईच ऑफ द बॉयज लड़कों में से प्रत्येक, तो जितने लड़के हैं प्रत्येक की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो गेट्स, यहाँ गेट्स ही लगी ना, सोचो बॉयज़ के अनुसार गेट, परीक्षा में गेट आएगा तो आपको गेट्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है। कभी भी आप जो है आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं माना जाता, और ऑब्जेक्ट माना जाता है। उसके पहले वाला सब्जेक्ट ईच सब्जेक्ट है। एसएससी के क्वेश्चन में आया था कि ईच या एवरी एक वचन है कि बहुवचन, तो आपको वहाँ ऑप्शन जो है एक वचन लगाना था, तो सिंगुलर ही सही था। तो इसलिए ईच एवरी एक वचन माने जाते हैं जब ये प्रोनाउन रहते हैं। और इनके बाद नाउन आता है, तो फिर सॉरी मतलब आफ के बाद नाउन आता है, तो वो नहीं मतलब कि माना जाता है सब्जेक्ट। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज, ईच, ठीक है, लड़कों में से प्रत्येक पुरस्कार पाता है, प्रत्येक मतलब हर एक। ईच टुक इन इट इन हिज टर्न, तो यहाँ भी ईच लगा, तो यहाँ एक वचन बहुवचन की कोई बात ही नहीं, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट। ईच आइदर ऑफ दीज रोड्स, इन रोडों में से, और आइदर में से होता है दोनों में से कोई एक, इन रोडों में से कोई भी एक लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन ले जाती है। तो यहाँ आइदर भी एक वचन माना गया है। आइदर के बाद ऑफ आया तो ऑफ के बाद वाला सब्जेक्ट मेन नहीं होता, आइदर लीड्स। आइदर ऑफ यू कैन गो, नाइदर ऑफ एक्यूजेशंस, दोषियों में से कोई नहीं, मतलब दो दोषियों, नाइदर मतलब दो में से कोई नहीं, आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, दोनों दोषियों में से कोई भी नहीं ट्रू, सत्य है, सच्चा है। ईच आइदर नाइदर विभाग सूचक सर्वनाम, क्योंकि ये एक समय में व्यक्तियों वस्तुओं में से केवल एक को ही सूचित करते हैं। मतलब भले प्रत्येक वाला है, प्रत्येक मतलब हर एक, तो एक समय में एक ही को सूचित करते हैं, तो इसीलिए जो है मतलब कि ये वचन की वर्ब इनके साथ लगती है।
इस कारण ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, इनके बाद एक वचन की क्रिया लगती है। नोट, ईच का प्रयोग अनेक व्यक्तियों वस्तु में से अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। आइदर का अर्थ है दो में से पहला या दूसरा कोई भी एक। नाइदर का अर्थ है दोनों में से कोई भी नहीं। यह आइदर का निषेधात्मक यानी निगेटिव फॉर्म है। आइदर और नाइदर का प्रयोग तब करना चाहिए जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में कहा जा रहा हो। दो से अधिक के बारे में एनी, नो, वन, नन का प्रयोग होता है। यह भी ध्यान देना है, परीक्षा में दो के लिए आइदर नाइदर लगाना है, दो से ज़्यादा के लिए अफर्मेटिव में एनी लगा देना है और निगेटिव में नो, नो वन या नन लगता है। एग्जाम्पल, ईच सर्वनाम के स्थान का ध्यान रखना चाहिए अगर तीन तरह से प्रयोग होता है। ईच का प्रयोग वाक्य में तीन तरह से होता है, देखते हैं कैसे। ईच ऑफ द मेन, व्यक्तियों में से प्रत्येक रिसीव्ड ए रिवार्ड, तो इसके बाद आप है ईच ऑफ दीज हार्स, जिन घोड़ों में से कोई भी, कास्ट 500 रुपीज़, ठीक है, की कीमत जो है 500 रुपये है। अब देखिए, आई बॉट ईच ऑफ दीज मैंगोज, मैं इन प्रत्येक आमों को खरीदा, फॉर 3 रुपीज़, 3 रुपये में। दीज मैन रिसीव्ड ईच ए रिवार्ड, इन व्यक्तियों में से प्रत्येक को पुरस्कार मिला। तो यहाँ देखिए ईच शुरुआत में लगा है वाक्य के, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में। अब देखिए यहाँ क्या है, वर्ब के बाद लगा है, यही दूसरी पोजीशन है। दीज मैन रिसीव्ड ईच रिवार्ड, इन व्यक्तियों में से प्रत्येक को पुरस्कार मिला। दीज हार्सेज कॉस्ट ईच 5000 रुपीज़, ठीक है, ये घोड़ों में से प्रत्येक को 5000 रुपये में है कीमत प्रत्येक की। दीज हार्सेज कॉस्ट 5000 रुपीज़ ईच, इन घोड़ों में से 5000 रुपये है प्रत्येक की, मतलब प्रत्येक हर एक की 5-5 हज़ार कीमत है। तो आई बॉट दिस मैंगोज फॉर 3 रुपीज़ ईच, मैं इन आमों को 3 रुपये प्रत्येक के हिसाब से खरीदा। तो संख्या के बाद इसके प्रयोग का तीसरा ढंग अधिक प्रचलित है। लास्ट में हम यह नहीं कह सकते कि द मैन रिसीव्ड ए रिवार्ड ईच, परंतु हम कह सकते हैं द मैन रिसीव्ड 500 रुपीज़ ईच। निम्नलिखित वाक्यों में ईच, आइदर और तथा नाइदर का प्रयोग विशेषण रूप में हुआ है, इनके बाद एक वचन संज्ञा प्रयुक्त होती है, ठीक। ईच बॉय टुक हिज टर्न, प्रत्येक लड़का अपनी बारी लिए। नाइदर एक्यूजिशन इज ट्रू, किसी का भी दोष, दोनों में से किसी का भी दोष सही नहीं है। एट आइदर एंड वाज ए मार्बल स्टेच्यू, हियर आइदर ईच या बोथ, मतलब यहाँ पर मतलब करें आइदर का मतलब होता है प्रत्येक या दोनों, दो के लिए लगा है, ठीक है। तो ईच जो है दो के लिए भी लग सकता है, दो से ज़्यादा के लिए भी प्रत्येक के अर्थ में लगता है। एवरी हमेशा दो से ज़्यादा के लिए लगता है, ये भी नियम है। द टू मेन हेट ईच अदर, दो व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो ईच अदर दो के लिए लगता है। देखिए ईच अदर के बाद वन अंदर लगे, दे चीटेड वन अंदर, वे एक दूसरे को धोखा दिए, तो वन अंदर दो से ज़्यादा के लिए लगेगा। अब यहाँ संख्या नहीं क्लियर है, दो ही लोग, तो दो से ज़्यादा की ही समझा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है ईच वन कर्ता संबंधित, अदर अंदर ऑब्जेक्ट है, किंतु ईच अदर वन अंदर संयुक्त तो सर्वनाम हो गए हैं। कंपाउंड प्रोनाउन, इन्हें पारस्परिक सर्वनाम भी कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी कहते हैं ईच अदर और वन अंदर को। ये किसी प्रीपोजिशन से कठिनता से अलग किए जा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं। द ब्रदर्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर, लड़के एक दूसरे से झगड़ा कर लिए। दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट ईच अदर, वे एक दूसरे के खिलाफ सबूत दिए। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं के विषय में कहने के लिए होता है, वन अंदर का दो से अधिक के लिए होता है, तो ये भी आपको बताया गया। द 3 ब्रदर्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर, अब मुहावरेदार प्रयोग के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो वैसे तो दो लोगों के लिए बताया गया आपको ईच अदर ही लगता है, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए यहाँ 3 के लिए देखिए मुहावरेदार के लिए के प्रयोग के लिए आजकल होने लगा है, तो दो से ज़्यादा के लिए मुहावरेदार प्रयोग में होने भी लगा है, तो गलत नहीं होगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो इसके हम बाकी पार्ट हैं उसको भी बता देंगे। जैसे बाकी पार्ट में अभी आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है, तो उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो भी है बचे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अलावा वो भी हम बता देंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन को ऑन रखें ताकि समय से यूट्यूब आपको नोटिफाई कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।